हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज हम तीसरी क्लास करेंगे जिसमें डीएसएसबी टीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हमने 40 क्वेश्चन कर लिए थे। आज 141 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते जल्दी से अपना सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग द एप्रोप्रिएट मैप स्केल। तो मैप स्केल यानी कि मानचित्र पैमाने को मानचित्र पैमाने को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए किन फैक्टर्स की कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं। तो पहला साइज ऑफ द पेपर और दूसरा है द मैग्नीट्यूड ऑफ एन एरिया टू बी रिप्रेजेंटेड, यानी कि पेपर का साइज़ कितना बड़ा होगा ये, और कितने एरिया का कितने एरिया को आपको इसमें दर्शाना है। तो ये दोनों ही ज़रूरी होंगे। ठीक है, तो बोथ आर करेक्ट। साइज़ ऑफ पेपर यानी कि कागज़ का माप, और जिस क्षेत्र को आपको उस कागज़ पे दर्शाना है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, उसका परिमाण भी ज़रूरी है। तो दोनों ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे मानचित्र बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 142, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी कि आने वाले सौर विकिरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ओशनिक वाटर सरफेस रिसीव मोर इंसोलेशन देन लैंड, पहला स्टेटमेंट है जिसमें बोल रहा है कि महासागरीय जल की सतह पर भूमि की सतह की तुलना में अधिक सूर्यताप प्राप्त होता है, यानी कि जो महासागर का जो सरफेस है, सतह है, उस पर भूमि की बजाय अधिक सूर्यताप प्राप्त होता है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अ लैंड सरफेस लॉसेज हीट थ्रो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वेरी क्विकली। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि एक भूमि की सतह बाहर जाने वाले स्थलीय विकिरण के माध्यम से बहुत तेज़ी से ऊष्मा खो देती है। तो देखो होता क्या है कि जो सूरज की किरणें आती हैं ना, जो सूरज की रेडिएशन अर्थ सरफेस पे और ओशियन वाटर सरफेस पे जब पड़ती हैं, तो जो वाटर वाला सरफेस होता है वहाँ पर जो इंसोलेशन है, सोलर इंसोलेशन, वो मोर नहीं होता है, लेस होता है। क्या होता है? लेस होगा, लेस देन लैंड सरफेस, है ना। लैंड सरफेस पे अधिक होता है इंसोलेशन और ओशनिक वाटर सरफेस पे कम होता है। यानी कि जो लैंड है वो बहुत अधिक तेज़ी से, जो स्थल है, भूमि है, वो बहुत अधिक तेज़ी से गर्म होती है और उतनी ही तेज़ी से ठंडी भी होती है, यानी कि अपनी ऊष्मा खो भी देती है। तो यहाँ पे जैसे सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है कि जो लैंड सरफेस है वो बहुत तेज़ी से अपना जो हीट है वो खो देती है, तो ये सही है, लेकिन फर्स्ट वाला गलत है। ठीक है, जो ओशनिक वाटर सरफेस है वो बहुत धीरे, बहुत स्लोली इंसोलेशन को वो ग्रहण करता है, बहुत धीरे धीरे गर्म होता है और बहुत धीरे धीरे ठंडा भी होता है। ठीक है, और जो लैंड होती है जितनी तेज़ी से गर्म होती है उतनी तेज़ी से वो ठंडी हो जाती है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देयर आर सेवरल इंस्ट्रूमेंट टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दीज इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो ह्यूमिडिटी है, यानी कि सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए कई उपकरण हैं, और इन उपकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दो स्टेटमेंट दिए हैं, दो कथन दिए हुए हैं। हाइग्रोमीटर यूजेज एज बंच ऑफ ह्यूमन हेयर टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, यानी बोला गया है कि सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर मानव बालों के एक गुच्छे का उपयोग करता है। ठीक है, और सेकंड है साइक्रोमीटर थर्मामीटर का एक युग्म होते हैं। ठीक है, यानी साइक्रोमीटर जो है इज आर अ पेयर ऑफ थर्मामीटर। तो दोनों ही सही है। हाइग्रोमीटर क्या होता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी को नापता है, यानी कि सापेक्षिक आर्द्रता को नापने का काम करता है, जिसमें बंच ऑफ हेयर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हेयर हाइग्रोमीटर भी कहते हैं। और दूसरा क्या है? साइक्रोमीटर, जिसमें थर्मामीटर के पेयर्स
का इस्तेमाल होता है, ठीक है। थर्मामीटर के युग्म का यानी जोड़े का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है ये भी समझ लेते हैं हम, ठीक है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो अनुपात होता है किसके बीच का, जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होता है और टोटल अमाउंट ऑफ एयर, जिसके एक मिनट, वाटर वेपर का वाटर वेपर जो होता है उसका जो एक्चुअल अमाउंट होता है, ठीक है, एक्चुअल अमाउंट होता है, और एक्चुअल अमाउंट जो कि एयर के अंदर मौजूद होता है, किसमें, एयर के अंदर, ठीक है ना, हवा के अंदर वाटर वेपर का जो एक्चुअल अमाउंट होता है, उन दोनों के अनुपात को रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक, जिसको हम परसेंटेज में दिखाते हैं। किस में दिखाते हैं, परसेंटेज में। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को परसेंटेज में दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द रेनी सीजन ऑफ इंडिया द बे ऑफ बंगाल करंट ब्रिंग्स द हैवीएस्ट रेनफॉल इन विच रीजन। तो भारत में वर्षा ऋतु में बंगाल की खाड़ी की धारा किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा लाती है। तो किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा लाती है, मॉनसून राम में सबसे अधिक वर्षा लेकर आती है, ठीक है। कहाँ पर, मॉनसून राम में, ठीक है। मॉनसून राम कहाँ पर है, मेघालय में, ठीक है। और यहाँ जो मॉनसून राम है विश्व में, पूरे विश्व भर में सबसे अधिक वर्षा जो है यहीं पर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 145। 12 लाचा पास कनेक्ट द लेह डिस्ट्रिक्ट टू। ये 12 लाचा पास जो है वो किसको लेह डिस्ट्रिक्ट से जोड़ता है ना, तो मनाली को लेह डिस्ट्रिक्ट से जोड़ता है। ये 12 लाचा पास है कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 146। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर नेचुरल लेक इन इंडिया इज। तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, वुलर लेक, जो कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। बाकी सारी जो लेक है वो कहाँ पर है ये भी देख लेते हैं हम लोग, है ना। वेम्बनाड लेक जो है वो केरला में है, और सांगपो झील जो है वो कहाँ पर है, वो है लद्दाख में। कहाँ पर है, लद्दाख में। और गोविंद सागर लेक कहाँ पर है, गोविंद सागर लेक जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। और ये जो लेक है ये भाखड़ा नागल जो डैम है उससे बनती है, ठीक है। और ये जो लेक है ये मैन मेड है, ये गोविंद सागर जो लेक है वो कैसी है, मैन मेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 147। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। गंगा रिवर की सबसे जो लंबी ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है, तो यमुना रिवर है, जो कि उसके पैरेलल है ना, गंगा रिवर के पैरेलल चलती है ना, समानांतर चलती है और फिर बाद में जाकर मिल जाती है। और सोन जो रिवर है वो भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, गोमती रिवर भी गंगा नदी की ही ट्रिब्यूटरी है, और कोसी नदी भी गंगा नदी की ही सहायक नदी है। ये चारों ही गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, लेकिन इसमें जो सबसे लंबी है वो यमुना रिवर है। लेकिन अगर दक्षिण में पूछा जाए कि दक्षिण की तरफ से
सबसे लंबी जो नदी ट्रिब्यूटरी है, जो उसकी सहायक नदी है गंगा की, वो है सोन। ठीक है, किस तरफ से? दक्षिण की तरफ से आने वाली जो सबसे लंबी नदी है वो सोन है, गंगा की सहायक नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, विच टाइप ऑफ सॉइल इज मेनली फाउंड इन द इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन? तो जो इंडस गंगा और ब्रह्मपुत्र यानी कि भारत का ये वाला जो यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है, इस पूरे बीच वाले हिस्से में, नॉर्थन हिस्से में कौन सी मिट्टी जो है वो मिलती है, किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? तो एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। बाकी सारी मिट्टी के बारे में देख लेते हैं। जो काली मिट्टी है उसको कहते हैं रेगूर। क्या, किस नाम से जाना जाता है? रेगूर सॉइल भी कहते हैं। और ये कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र, मालवा का पठार और एमपी, छत्तीसगढ़, इन सब जगहों पर मिलती है। जो लेटराइट सॉइल है यानी कि लेटराइट मिट्टी जो है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल यानी कि उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मिलती है। और जो लाल मिट्टी है वो कहाँ मिलती है? जो ईस्टर्न पार्ट में यानी कि दक्कन प्लेटू के यानी कि जो दक्कन का पठार है उसके पूर्व वाले हिस्से में ये मिलती है। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि जो काली मिट्टी है वो कॉटन यानी कपास की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 149 पे आते हैं। कंसिडरिंग द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ द हिमालय, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? तो यहाँ पे बोला गया कि हिमालय का अनुदैर्घ्य यानी कि लॉन्गिट्यूडनल जो विभाजन किया जाता है उसके माध्यम से इनमें से कौन सा सही है? 3 स्टेटमेंट दिए और बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न यानी कि जो हमारा हिमालय जो ऐसे जा रहा है, इसको इस तरीके से जो विभाजित किया गया है 4 हिस्सों में, तो लंबे में लॉन्गिट्यूडनल यानी कि ऐसे। ठीक है, तो पहला जो आता है, पहला पार्ट जो आता है जो सतलुज नदी, इंडस और सतलुज है ना, इंडस और सतलुज नदी के बीच में आता है, जिसको हम कहते हैं पंजाब हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय या फिर हम कहते हैं कश्मीर हिमालय। ठीक है, इन तीनों नामों से जाना जाता है। ये इंडस और सतलुज नदी के बीच वाला जो हिमालय आता है यानी सिंधु और सतलुज नदी के बीच वाला हिस्सा। उसके बाद सतलुज नदी से लेकर काली नदी के बीच में, सतलुज से काली नदी के बीच में जो आता है उसको बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। क्या बोलते हैं? कुमाऊं हिमालय। ठीक है, उसके बाद काली नदी से तिस्ता नदी के बीच में जो आता है उसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। और फिर तिस्ता से लेकर दिहांग नदी के बीच में, दिहांग नदी के बीच में जो आता है उसको बोलते हैं असम हिमालय। क्या बोलते हैं? असम हिमालय। ठीक है, तो अब इसमें से देखते हैं कौन सा सही है। अब एक कुमाऊं हिमालय जो कह रहा है कि नंदा देवी माउंटेन आता है, सेंट्रल हिमालय कंचनजंगा और ईस्टर्न हिमालय अन्नपूर्णा माउंटेन। तो कुमाऊं हिमालय में कह रहा है नंदा देवी, तो सही है कि कुमाऊं हिमालय जो है यहाँ पे जो इस वाले हिस्से में है, यहीं पर कुमाऊं हिमालय में नंदा देवी, जहाँ पे उत्तराखंड आता है ना, उत्तराखंड। फिर सेंट्रल हिमालय में कंचनजंगा, सेंट्रल हिमालय यानी कि ये वाला हिस्सा जहाँ पे नेपाल हिमालय, वहाँ पर कंचनजंगा है। ठीक है, और ईस्टर्न हिमालय में अन्नपूर्णा माउंटेन, ये गलत है। अन्नपूर्णा माउंटेन जो है वो कहाँ पर है? वो नेपाल में है। अन्नपूर्णा माउंटेन जो है वो नेपाल में है। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ 2 सही है, 1 और 2। ठीक है, अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ पर है? नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 150, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस्ड एज। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किसे कहते हैं? यानी कि जनसंख्या का घनत्व डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो जनसंख्या का घनत्व प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या में व्यक्त किया जाता है। यानी कि प्रति 1 वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर
के क्षेत्रफल के एरिया में जितने भी लोग होंगे उन लोगों की संख्या को उस स्थान का डेंसिटी कहा जाता है, यानी कि जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फैक्टर ऑन विच द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री डिपेंड्स, यानी कि इनमें से कौन सा एक कारक नहीं है जिस पे उद्योगों की स्थापना या उद्योगों के स्थान का निर्धारण निर्भर करता है। किसी भी उद्योग की स्थापना करने के लिए इनमें से कौन सा ऐसा कारक नहीं है जो उसके लिए ज़रूरी है। तो पहला बोल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि ज़रूरी होता है, आधारभूत संरचना ज़रूरी होती है। कैपिटल यानी कि पूंजी, ये भी ज़रूरी है किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए। एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी तो ज़रूरी है, वही तो स्थापित करेगा, है ना। और पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन जो है इसमें जनसंख्या जो है वो लोकेशन के लिए ज़रूरी नहीं है, यानी किसी इंडस्ट्री को, किसी उद्योग को किस जगह पे स्थापित करना, उसमें पॉपुलेशन जो है वो मेन फैक्टर नहीं है। इसके अलावा और भी कई सारे फैक्टर होते हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी कई सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, ठीक है, वहाँ पे लेबर अच्छे सस्ते उसमें मिल जाए, ठीक है। रॉ मटेरियल मिल जाए वहाँ पर, ठीक है, रॉ मटेरियल। और ट्रांसपोर्ट वहाँ पे अच्छा हो, जहाँ पे भी उद्यम लगा रहे हैं, है ना। ट्रांसपोर्ट, मार्केट, ठीक है, वहाँ की मार्केट। तो ये सारे भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं एक इंडस्ट्री को लगाने के लिए कहीं पे। क्वेश्चन नंबर 152, निम्नलिखित में से कौन से भारत के औद्योगिक समूह हैं, ठीक है। 152 में विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंडस्ट्रियल क्लस्टर ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा इंडस्ट्रियल क्लस्टर ऑफ इंडिया में शामिल है, ये हमें देखना है। तो इंडस्ट्रियल क्लस्टर में कुछ मेजर क्लस्टर होते हैं, मेजर 6 क्लस्टर हैं, ठीक है। इसमें से कौन सा है, इसमें से पहला और दूसरा जो है वो मेजर क्लस्टर के अंदर आता है। मुंबई एंड पुणे इंडस्ट्रियल रीजन, मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलोर इंडस्ट्रियल रीजन। दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी नहीं है ऐसा कोई इंडस्ट्रियल रीजन, ठीक है। और कानपुर, लखनऊ इंडस्ट्रियल रीजन भी मेजर उसमें नहीं आएगा। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं, एक दो तो यहाँ पे दिए हैं, बाकी के देख लेते हैं। कोलकाता, कोलकाता इंडस्ट्रियल रीजन भी है, ठीक है। और गुजरात इंडस्ट्रियल रीजन है, और क्या है, छोटा नागपुर और गुंटूर, छोटा नागपुर एंड गुंटूर। इंडस्ट्रियल रीजन, ठीक है। और एक और है कोलफैम, थिरुवनंतपुरम, ठीक है। कोलफैम यानी केरला में ना, थिरुवनंतपुरम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 153, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, दाल की सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। तो दाल का सबसे बड़ा उत्पादक इनमें से भारत है, ठीक है। इंडिया में सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 154, द कॉर्न बेल्ट रीजन एक्सटेंड फ्रॉम विच स्टेट इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो जो कॉर्न यानी कि कॉर्न बेल्ट क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में किस राज्य से फैला हुआ है। तो ओहियो एक राज्य है अमेरिका में, वहाँ से फैला हुआ है। कॉर्न बेल्ट का मतलब है कि जो अमेरिका राज्य है उसमें ना वहाँ पे कॉर्न की खेती सबसे ज़्यादा होती है। तो किस राज्य से लेकर फैला हुआ है ये बोला गया। तो ओहियो जो राज्य है वहाँ से कॉर्न बेल्ट का जो रीजन है पूरा फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 155, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ
शिफ्टिंग एग्रीकल्चरल नेम कंट्रीज इज़ करेक्ट। ठीक है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कि झूम खेती जिसको हम कहते हैं, तो इनमें से कौन सा सही है हमें ये बताना है। ठीक है, इसमें से कौन सा सही है। तो जस्ट अ सेकंड, एक मिनट। इसमें से जो पहला है लदांग मलेशिया में पाया जाता है और तीसरा पुनुको वेनेजुएला में पाया जाता है, ये दोनों सही है। लेकिन जो वात्रा है वियतनाम, ये गलत है। ठीक है, वियतनाम में क्या पाया जाता है? वियतनाम में रे नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रे नाम से जाना जाता है झूम खेती को। क्वेश्चन नंबर 156 पे आते हैं। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज डोमिनेंट इन इंडिया, यानी कि भारत में परिवहन का कौन सा साधन प्रमुख है? तो भारत में रोड का जो साधन है वो सबसे प्रमुख है, यानी कि सबसे ज़्यादा अधिक जो है इस्तेमाल रोड का इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन LPG पाइपलाइन कंस्ट्रक्टेड बाय द गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनमें से कह रहा है कि कौन सी जो पाइपलाइन LPG की पाइपलाइन है जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाई है, के द्वारा कंस्ट्रक्ट की गई है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो ये दोनों ही पाइपलाइनें जमुनानगर लोनी पाइपलाइन और हाजीरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन जो है, ये दोनों ही गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कंस्ट्रक्ट की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 158 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लो ऑन सेट डिज़ास्टर, यानी इनमें से कौन सी ऐसी आपदा है जो धीमी गति से होती है? तो ड्रथ यानी कि जो सूखा है वो धीमी गति से आता है, बाकी सारी जो आपदाएं हैं वो अचानक से आने वाली हैं, यानी कि अर्थक्वेक, सुनामी, टॉर्नेडो, ये सब ऐसी आपदाएं जो बहुत तेज़ी से आती हैं। लेकिन ड्रथ जो है वो धीरे धीरे आता है ना, ये एकदम से सूखा नहीं पड़ता है। जब कहीं किसी एक ऐसे स्थान पे जब लंबे समय से बारिश नहीं हो रही होती है तब वहाँ पे सूखे की स्थिति होती है, तो वो बहुत स्लो होती है उसकी प्रक्रिया, है ना, सूखा पड़ने की। द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 159। द वेरी फेमस भुज अर्थक्वेक विच टुक मैनी लीव्स ऑन रिपब्लिक डे अकर्ड इन। तो ये जो भुज अर्थक्वेक है वो कहाँ पर हुआ था? तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 2001 में हुआ था। कब हुआ था? 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 160। ऑल द गिवन हैज़ार्ड आर एक्सोजेनस एक्सपेक्ट। तो इनमें से कौन सा हैज़ार्ड जो है, यानी कौन सा खतरा जो है बहिर्जात है बाकी सब के अलावा? तो डैश के अलावा, किसके अलावा? सारे के सारे, किसको छोड़ के? सारे के सारे बहिर्जात हैं। तो ये सारे बहिर्जात हैं, है ना। लेकिन वॉल्केनो एरप्शन जो है वो बहिर्जात खतरा नहीं है, जो कि ज़मीन के अंदर होता है ना। वॉल्केनो एरप्शन जो है, यानी कि जब ज्वालामुखी विस्फोट जो है वो ज़मीन के अंदर होने वाली घटना है। ठीक है, तो ये बहिर्जात नहीं है। बाकी ये जो तीन हैं, साइक्लोन, लाइटनिंग, हेलस्टॉर्म यानी चक्रवात, आकाशीय बिजली और ओलावृष्टि, ये सब बाहर होने वाली घटनाएं हैं। ठीक है, एक्सोजेनस है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने 60 क्वेश्चन पूरे कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिसिप्लिन 4 के जो 20 क्वेश्चन हैं वो करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।